तो जैसा कि हमने आपको बताया कि कम्युनिकेशन के बारे में थोड़ा सा एक रिवीजन ले लेते हैं, क्विक रिवीजन, फिर उसके बाद आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। कम्युनिकेशन में हमने कल आपको एक चीज़ बताई कि कम्युनिकेशन का मतलब हो गया विचारों का आदान प्रदान किनके मध्य में, विचारों का आदान प्रदान किनके मध्य में, दो व्यक्तियों या समूहों के बीच में। दो, हम जब अपने आप से इंटरेक्ट करते हैं तो उसे हम कम्युनिकेशन की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। कम्युनिकेशन की कैटेगरी के लिए ज़रूरी ये है कि उसमें कम से कम दो लोग शामिल हों। और कम्युनिकेशन में होता क्या है, कम्युनिकेशन में सिंपल सा आदान प्रदान होता है। किस चीज़ का? संदेश का, सूचना का और इन्फॉर्मेशन का, इमोशंस का। देखिए यहाँ लिखा है सूचनाओं का, तथ्यों का, विचारों का, संकेतों का, भावनाओं का। आप देखिए जब एग्ज़ाम होते हैं तो लोग एमसीक्यू पूछने के लिए क्या करते हैं, संकेतों का सहारा लेते हैं कि नहीं। तो वो क्या हो गई, वो एक तरह की इन्फॉर्मेशन ही हो गई, जो एक से दूसरे को ट्रांसफ़र होती है। फिर हमने कल आपको बताया था कि संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया के माध्यम से इसमें संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें कुछ स्टेप्स आते हैं। जिसमें पहला स्टेप आपका आता है सूचना को म्यूट कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर लीजिए सभी बच्चे। जिसमें देखिए होता क्या है कि विचारों का विकास होता है, जो संदेश वाहक होता है वो संदेश प्रेषित करता है। जाहिर सी बात वो मैसेज डेवलप करेगा, मैसेज को वो क्या करेगा, संकेतों में, जिसे हम बोलते हैं इनकोड करना। किसका ये म्यूट है, अनम्यूट करिए नहीं तो हम बाहर कर देंगे ग्रुप से। फिर माध्यम ये का सर चुनाव बहुत करना, समझ कौन सा माध्यम है, कौन सा मीडियम है उसका चुनाव करना। मतलब आप पेपर के माध्यम से सर्कुलर रिटर्न के तरीके से करेंगे कि वर्बली करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का इस्तेमाल करेंगे। फिर रिसीवर के पास वो सूचना प्राप्त होती है, रिसीवर फिर उसका क्या करता है, समझने का प्रयास करता है कि ये सूचना है क्या। और फिर जब रिसीवर को सूचना मिल जाती है तो वो उसकी प्रतिक्रिया देता है। जब वो उस सूचना को डिकोड कर लेता है तो क्या देगा, रिएक्शन मतलब फीडबैक। और फीडबैक के बाद फिर वो संदेश वाहक को ये पता चल पाता है कि जो उसने कम्युनिकेशन किया क्या वो फ़ायदेमंद था कि नहीं था। तो जब तक आपको फीडबैक प्राप्त नहीं होगा तब तक आप ये नहीं कह सकते कि आपका कम्युनिकेशन प्रॉपर रहा। फिर देखिए आगे हमने बताया आपको कि कम्युनिकेशन कई तरह का होता है। जैसे इसमें देखिए शुरुआत में लिखा है कम्युनिकेशन जो है वो आपका डाउनवर्ड होता है, अपवर्ड होता है। डाउनवर्ड मतलब डायरेक्शन के आधार पर कैसे सूचना फ्लो करती है, हॉरिजेंटल होता है। फिर औपचारिक अनौपचारिक भी होता है। जैसे लेबर जो होते हैं जब उनको फुर्सत का समय मिलता है, लंच टाइम मिलता है, कैफेटेरिया में बैठे होते हैं तो वहाँ वो क्या करते हैं, अनौपचारिक संवाद करते हैं, अपने बात को डिस्कस करते हैं, अपने अपने पर्सनल बातों को वो आपस में बातचीत करते हैं, सूचनाओं को डिस्कस करते हैं। फिर आ जाता है यहाँ वर्बली और रिटर्न। ज़्यादातर देखिए ऑफिसों में जो काम होता है वो किस रूप में होता है, वो रिटर्न फॉर्म में होता है। क्योंकि रिटर्न इसलिए म्यूट करिए अपने आप को। रिटर्न होता है, उसका रीज़न ये है कि रिटर्न एक तरह का एविडेंस के रूप में स्टोर कर लिया जाता है। इसके बारे में भी कल हमने चर्चा विस्तृत रूप से करा रखी है और उसका यूट्यूब वीडियो भी हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आज आज के टर्म में हम डिस्कस करेंगे बाधाएं कौन कौन सी होती हैं। बाधाएं मतलब क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, हमें सुनने में कब दिक्कतें होने लगती हैं। तो देखिए कुछ तो बाधाएं होती हैं फिजिकली और कुछ होती हैं प्राकृतिक। जैसे सबसे पहली जो बाधा यहाँ पर बात की गई है वो ये है लैंग्वेज का बैरियर। अब देखिए कोई बातचीत कर रहा है, भाषा ही ना समझ में आए। आप देखिए जैसे कोई अंग्रेज़ी में बात कर, आपको अंग्रेज़ी आती है लेकिन वो ऐसे भारी भरकम शब्दों का प्रयोग कर रहा है कि आपको समझ में ही ना आए, टेक्निकल लैंग्वेज को यूज़ कर रहा है। तो क्या होगा, हम क्या उसकी बात को अच्छी तरह से समझ पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे। हम उसी भाषा को अच्छी तरह समझ सकते हैं जो हमारे पास हमारे दिमाग में उपस्थित होती है। तो भाषा अगर अलग है, भाषा टेक्निकल है, भाषा टफ है, तो हम अच्छी तरह से उस कम्युनिकेशन को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, सूचना को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी पहली चुनौती क्या है, पहली चुनौती आ जाती है भाषा, लैंग्वेज। फिर दूसरी आ जाती है सुरक्षा का आवरण, प्रोटेक्टिव स्क्रीनिंग। कभी कभी ऐसा होता है
कि पद पोस्ट ऐसी होती है, परिस्थितियां ऐसी होती हैं, अधिकारों में भिन्नता के कारण भी सुरक्षात्मक सिक्योरिटी प्रोवाइड कराने की वजह से हर व्यक्ति अपनी बात को सीधे नहीं रख पाता, वो तोड़ मरोड़ करके रखता है। मतलब जैसे एक अधिकारी है, वो अपने अधीन सबॉर्डिनेट को समझाता है लेकिन वो उससे सुनना पसंद नहीं करता। बात समझ रहे हैं? तो कभी कभी ऐसा होता है कि अगर अगर हम ये बात करें कि एक बॉस है, वो अपने सबॉर्डिनेट की बात को सुनना नहीं चाहता है, समझना नहीं चाहता है, तो फिर क्या हो जाएगा? क्योंकि उसने अपने चारों तरफ एक ऐसा आवरण बना रखा है, एक ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है, सुरक्षा का आवरण बना रखा है, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन जो सबॉर्डिनेट का है वो उस तक नहीं पहुँच पा रहा है। फिर यहाँ देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पर देखिए होता क्या है, कभी कभी ऐसा भी आता है कि अप्रिय बातें और तथ्यों को अक्सर छुपाया जाता है और इस प्रकार सुरक्षा का आवरण संदेश वाहन को दूषित कर देता है। मतलब कभी कभी सबॉर्डिनेट जो होते हैं सुरक्षा कारणों से पूरी इन्फॉर्मेशन को नहीं देते हैं, तो पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दोगे तो फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर आता है आपका अनुचित श्रवण, मतलब इम्प्रॉपर लिसनिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि हम सही ढंग से सुन ही नहीं पाते हैं। जैसे आप हमसे अभी लेक्चर सुन रहे हैं, अचानक टेलीफोन की घंटी बज जाए और आप फ़ोन अटेंड करने लगेंगे, तो उस दौरान क्या हो जाएगा, आप मेरी बात को सही ढंग से सुन ही नहीं पाएंगे। जैसे इस समय मैं आपके सामने लेक्चर प्रेजेंट कर रहा हूँ और अचानक कोई फेरी वाला बाहर आकर वो चिल्लाने लगे, सामान को बेचने लगे, तो वो क्या हो जाएगी, एक बाधा हो जाएगी जिसकी वजह से आप प्रॉपर सुन नहीं पाते हैं। फिर आता है आपका भौगोलिक भौगोलिक दूरी देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है। जैसे क्लासरूम में आप बैठते हैं, अगर कोई बच्चा जहाँ टीचर है, बोर्ड है, ग्रीन बोर्ड है, उससे काफ़ी दूरी पर बैठा है, तो जाहिर सी बात है कि वो आवाज़ को प्रॉपर सुन नहीं पाएगा। जब वो प्रॉपर सुन ही नहीं पाएगा, क्योंकि वो कौन सी डिस्टेंस बेटा कहलाती है, वो जियोग्राफिक डिस्टेंस कहलाती है, भौगोलिक दूरी कहलाती है। तो कभी कभी भौगोलिक दूरी भी सुनने में सबसे बड़ी बाधा क्रिएट करती है। फिर अगला जो इस पे पॉइंट है वो है भावनात्मक बैरियर। कभी कभी जो सेंडर होता है और रिसीवर होता है, उनकी भावनाओं में अंतर होने की वजह से वो एक दूसरे की बात को नहीं समझ पाते। होता क्या, देखिए बहुत सीधी सी बात, हम आप सभी लोगों से कहते हैं कि पढ़ाई करिए, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन वो हम अपनी बात को आप तक नहीं पहुँच पा रहे क्योंकि आपके दिमाग में भी कुछ दूसरी बातें चल रही हैं। तो कभी कभी भावनात्मक बातें भी बाधाओं का एक सबसे बड़ा कारण बनती हैं। तो लिखा है सेंडर और रिसीवर भावनात्मक स्थिति में अंतर होने के कारण, जैसे इसको एक और उदाहरण समझ सकते हैं कि मान लेते हैं कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा दुखी है और आपको किसी तरह का कोई रिवार्ड मिला हुआ है, पुरस्कार मिला हो, तो आप उससे जाके अगर बोलेंगे कि देखो मुझे तो ये पुरस्कार मिला, लेकिन उसके अंदर भावनाएं कैसी हैं, दूसरी हैं, और आपके अंदर भावनाएं दूसरी हैं। क्योंकि इमोशंस में भावनात्मक अंतर होने की वजह से वो आपकी बात को ध्यान से नहीं सुन पाएगा। फिर आ जाता है मानवीय संबंध, रिलेशन। तो ज़्यादातर आप देखिए कभी कभी होता है जो मैनेजर होते हैं, अधिकारी जो होते हैं, कर्मचारी और श्रमिक वर्ग होते हैं, इनके अच्छे संबंध नहीं होते हैं। वो अच्छे संबंध ना होने की वजह से जो कम्युनिकेशन होता है वो कैसा हो जाता है, पुअर हो जाता है। जनरली देखिए एक कॉन्सेप्ट चलता है ना कि जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा क्या करेगा, मैनेजमेंट हमेशा वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है, वर्कर से अधिक काम लेता है, और जिस कारण से लोगों के बीच में एक मंशा, एक बात फिक्स हो जाती है कि वर्कर का हमेशा शोषण ही होगा। और ये कम्युनिकेशन उनके दिमाग में इस तरह से बैठ जाता है कि वो अगर कोई भी बात बोलेंगे, कोई भी बात मैनेजमेंट का उनके हित की भी बात करेंगे, तो भी वो हित की बात को नहीं समझेंगे। तो ये भी एक ह्यूमन रिलेशन भी एक तरह का बैरियर होता है। इसके देखिए नीचे ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, इनको आप तैयार कर सकते हैं। अब महत्वपूर्ण एक पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन। जैसे कि हमने कुछ बैरियर के बारे में बात किया, कुछ जो भी बैरियर हैं, रुकावटें हैं, उनके बारे में हमने बात किया। अब हम कैसे एक प्रभावशाली संप्रेषण कर सकते हैं। प्रभावशाली का मतलब ये कि हम जैसे बोल रहे हैं और आपको एक एक बात समझ में आ जाए, तो इसी को हम क्या कहेंगे, प्रभावशाली संचार। आप देखिए कहीं कहीं पर लेक्चर होता है या कोई व्यक्ति अपनी बात को रख रहा होता है और वो पूरा 1 घंटा बोलता जाता है और आपको कुछ समझ नहीं आता, तो हम ये कहते हैं इसका जो स्पीच थी वो कैसी है, इनइफेक्टिव है। लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका जो बोलते हैं और हमें पूरी तरह से उनकी बात समझ में आ जाती है, तो हम ये कहते हैं कि देखिए ये कितना इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर रहा है। तो प्रश्न ये उठता है कि हम किस प्रकार से इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर पाएंगे। और आप जानते हैं जब तक आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर पाएंगे
तब तक आप राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी बात को नहीं रख पाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर आपको व्यापार करना है तो वो बड़ा कठिन हो जाएगा अगर आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं है, प्रभावकारी नहीं है। प्रोफेसर लोकर एक स्कॉलर हुए, उन्होंने ये कहा कि प्रभावी जो संचार होता है वो एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति, समूह, संगठनों के बीच में सूचना को सूचित करने, निवेदन करने, प्रोत्साहित करने और ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रेषित किया जाता है। तो देखिए, प्रभावी संचार, प्रभावी मतलब जो काम करे। ऐसा जैसे मैं लेक्चर ले रहा हूँ और आपको कुछ समझ में ना आए तो ये क्या है, ये निष्प्रभावी हो गया, बेकार हो गया। लेकिन मैं आपको लेक्चर दूं और आपके को अच्छी तरह से वो समझ में आए और आप से मैं प्रोत्साहित कर रहा हूँ, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ और मैं आपको सूचना दे रहा हूँ और इन सभी के कारण से आप उस कार्य को करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं, तो इसका मतलब मेरा जो कम्युनिकेशन है वो क्या है, प्रभावपूर्ण है। तो यहाँ लिखा हुआ देखिए, यह स्पष्ट, पूर्ण और सही होता है तथा पढ़ने वाले का समय भी बचता है तथा अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। अब एक और इसका अच्छा उदाहरण देते हैं। आप एग्ज़ाम्स में कापियों में लिखते हैं, जो राइटर होते हैं वो भी लिखते हैं और कुछ बच्चे जो स्वयं से सक्षम है वो लिखते हैं कापियों में। तो आप ये देखिए कि अगर वो बहुत अच्छी राइटिंग, बहुत अच्छे पेन, इन सब को प्रयोग करके वो जब अपने डायग्राम बनाते हुए रिटन फॉर्म में जब कम्युनिकेट करते हैं, सुस्पष्ट अच्छी तरह से प्रश्नों का जवाब देते हैं, तो कम्युनिकेशन कैसा हो जाता है, इफेक्टिव होता है। जब कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगा तो उन बच्चों को नंबर भी अच्छी तरह से प्राप्त होते हैं। तो ये याद रखिए बच्चों कि जीवन में प्रभावशाली, प्रभावी संचार व्यवस्था का होना अत्यंत आवश्यक है। कोशिश करें बच्चों की सब के सब 8:45 तक जुड़ जाया करें। तो ये आप समझ जाइए कि प्रभावशाली संप्रेषण बहुत अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो देखिए, प्रभावशाली संप्रेषण में लोगों ने अलग अलग, देखिए अलग अलग तरह की विचारधारा रही। किसी ने कहा कि 6 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं प्रभावशाली संप्रेषण में। किसी ने कहा नहीं नहीं 4 S होना ज़रूरी है। S का मतलब वही अल्फ़ाबेट वाला S जो होता है ना अल्फ़ाबेट, ये वाला S। किसी ने कहा नहीं नहीं संप्रेषण में 7 C मतलब ये C। तो किसी ने कहा संप्रेषण में 7 C होना जरूरी, किसी ने कहा नहीं 6 S होना जरूरी। अब ये 6 सहायक कौन कौन से, आइए इनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो सबसे बढ़िया जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आइए सबसे पहला देखिए यहाँ पर आपका लिखा है जी वो 6 कौन से सहायक कम्युनिकेशन है। तो सबसे पहला आता है क्यों। आपको ये पता होना चाहिए कि आप सूचित क्यों कर रहे हैं, क्या किसी को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। मैं फिर से आपको बता दूं कि एक प्रभावशाली संप्रेषण कम्युनिकेशन करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान देना चाहिए। तो लोगों ने अलग अलग तरह की विचारधाराएं दी। उन विचारधाराओं में किसी ने कहा कि 6 चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए, किसी ने कहा नहीं हमें 4S पे ध्यान देना चाहिए, किसी ने कहा हमें 7C पे ध्यान देना चाहिए। तो किन चीज़ों पे क्या है उनके बारे में हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। यहाँ तक कि बच्चों आपको समझ में आया कि नहीं आया बताइए। जी गुरुजी। जी चलिए, अब हम पढ़ते हैं और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी, दोबारा आप कई बार सुन लेंगे तो और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। तो जो 6 सहायक चीज़ें वो क्या, सबसे पहले आता है वाई, क्यों। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम किस उद्देश्य से संचार कर रहे हैं, किस उद्देश्य से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। क्या किसी को सहानुभूति रखने के लिए कर रहे हैं, मनोरंजन करने के लिए कर रहे हैं, किसी को पढ़ाने के लिए कर रहे हैं या किसी को प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। आखिर हम कर क्यों रहे हैं। दूसरा, किसको कर रहे हैं, भाई उस व्यक्ति की उम्र क्या है, उसका ज्ञान क्या है, शिक्षा क्या है। जैसे आप लोग बीए के हैं, अगर हम थ्रू आउट अंग्रेजी बोलते रहेंगे तो फिर आपको समझ में ही नहीं आएगा। क्यों, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि भाई किस प्रकार के हमारे स्टूडेंट हैं, उनकी एज क्या है, उनका ज्ञान का लेवल क्या है। तो ये भी एक प्रभावकारी संप्रेषण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण। फिर आता है आपका कि कहाँ पर मतलब किस तरह का आप संप्रेषण कर रहे हैं। आप घर पे कर रहे हैं तो घर पे संप्रेषण का एक अलग तरीका है, और अगर ऑफिस में कर रहे हैं तो वहाँ पर संप्रेषण का एक अलग तरीका। तो इस बात का भी आपको ध्यान देना, क्योंकि घर में आप औपचारिक तरीके से बात करेंगे तो लोग हंसने लगेंगे, और ऑफिस में अगर आप अनौपचारिक तरीके से बात करेंगे तो लोग कहेंगे ये इनडिसिप्लिन पर्सन है। ठीक है। फिर आता है कब। कब का मतलब होता है समय, किस समय आप संप्रेषण करें। समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है।
कम्युनिकेशन करने का एक प्रॉपर टाइम होता है। अगर उस समय आप कम्युनिकेशन करेंगे तो वो प्रभावकारी होता है। जैसे आप ये जानते हैं कि जो पढ़ाया जाता है, पढ़ने का देखिए एक समय बनाया गया कि सुबह अगर आप पढ़ते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, तो आपके दिमाग में सारी बातें बहुत आसानी से चली जाती हैं। या सुबह के समय में अगर क्लास हो तो चीज़ें बहुत आसानी से समझ में आ जाती हैं, इफेक्टिव कम्युनिकेशन पॉसिबल होता है। अभी यही क्लास अगर 3 बजे हो, 4 बजे हो, तो शायद आप इतनी अच्छी तरह से समझ ना पाए। इस बात से सहमत हैं कि नहीं? यस सर। तो कुल मिला के कब की बात हो गई, किस समय और क्या, क्या का मतलब है जो भी आप डिलीवर करना चाहते हैं आपको उसका पता होना चाहिए कि हम क्या संप्रेषण करना चाहते हैं, हम क्या बताना चाहते हैं लोगों को। विषय सामग्री हमें बताना चाहिए और हमें खुद उसका ज्ञान होना चाहिए कि हम बताने क्या वाले। हम आज लेक्चर लेने के लिए बैठे और हमको पता ही नहीं कि हमें पढ़ाना क्या है, या पता है लेकिन हमने उसके बारे में प्रिपरेशन नहीं की, तो क्या ये प्रभावकारी कम्युनिकेशन होगा? बताएं। हेलो, नो क्या ये प्रभावकारी कम्युनिकेशन होगा? अगर मैं अपना लेक्चर प्रिपेयर करके ना बैठूं तो क्या ये प्रभावकारी कम्युनिकेशन में शामिल किया जाएगा? नहीं नहीं सर। सर। नहीं। नो सर। तो इसके लिए जरूरी ये नो है सर। कि नहीं प्रभावकारी सर, नहीं सर। कम्युनिकेशन के लिए जरूरी है कि पहले से चीज़ों को हम तैयार करके, और प्रश्न आता है कैसे। प्रश्न आता है क्या? कैसे। कैसे का मतलब हो गया कि आप किस प्रकार से प्रेजेंट करना चाहते हैं। आप शब्द केवल बताना चाहते हैं, तस्वीरों का प्रयोग करना चाहते हैं, प्रोजेक्टर लेना चाहते हैं, किस प्रकार से आप चीज़ों को प्रेजेंट करना चाहते हैं। तो ये 6 बातें सहायक होती हैं किसी भी कम्युनिकेशन को प्रभावपूर्ण बनाने में। ये बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? जी सर, आई। यस सर। फिर यस सर। देखिए, फिर देखिए एक आता है आपका, ये थोड़ा सा स्लाइड धुंधली है लेकिन समझने का प्रयास करिएगा, हम इसको बोलते चले जाएंगे। फिर देखिए हमने अभी आपको बताया कि 4S भी बताया गया। एक्सपर्ट्स ने कहे कि 4S को भी आप शामिल कर लें अगर कम्युनिकेशन में तो वो प्रभावकारी हो जाता है। तो पहला उन्होंने S बोला शॉर्टनेस। शॉर्टनेस का मतलब हो गया छोटा, शॉर्ट, सॉरी चल नहीं रहा है क्या, एक सेकंड बेटा, है थोड़ा सा हैंग कर गया है। शॉर्टनेस, शॉर्टनेस का मतलब हो गया कि छोटा। हमेशा जो आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए वो उसमें शब्द और वाक्य कैसे होने चाहिए, संक्षिप्त होने चाहिए, क्योंकि अगर संक्षिप्त होंगे तो व्यक्ति को समझने में आसानी होगी। तो 4S में सबसे पहला एस कौन सा रहा बच्चों? सिंप्लिसिटी का, सिंप्लिसिटी का, ठीक है। दूसरा देखिए आपका आता है शॉर्टनेस का, दूसरा आपका आ गया सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का मतलब कम्युनिकेशन हमेशा सरल शब्दों में होना चाहिए, साधारण शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि तभी व्यक्ति आसानी से समझ सकता है। लेकिन अगर आप कठिन शब्दों का प्रयोग करेंगे, कठिन वाक्यों का प्रयोग करेंगे तो श्रोता जो रिसीवर है वो उसको अच्छी तरह से समझ नहीं पाए। तो पहला आपका क्या था बच्चों? शॉर्टनेस होनी चाहिए। दूसरा आपका क्या था जो हमने बताया? दूसरा आपका था सिंपलिसिटी, सिंपलिसिटी होनी चाहिए। और तीसरा आपका स्ट्रेंथ होना चाहिए। स्ट्रेंथ का मतलब कि संप्रेषण प्रक्रिया, संदेश की शक्ति, मतलब जो संदेश हो वो पावरफुल होना चाहिए, उसको जो प्रेजेंट किया जाए वो काफ़ी एंथुजियास्टिक तरीके से उसको प्रेजेंट करना चाहिए, मतलब उत्साहपूर्वक उसको प्रेजेंट करना चाहिए। तो ये यहाँ पर अगला आ जाता है स्ट्रेंथ। और फिर आ जाता है सिंसियरिटी। देखिए जब कभी भी आप संदेश दें या किसी को कोई चीज़ बताएं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप सिंसियरिटी के साथ उसे प्रस्तुत करें, विनम्र भाव के साथ उसको रखें, क्योंकि संदेश तभी प्रभावशील होगा जब आप विनम्रता पूर्वक अपनी बात को सामने रखेंगे। तो ये 4S के बारे में यहाँ पर बात की, शॉर्ट, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ एंड सिंसियरिटी। लेकिन फिर एक कॉन्सेप्ट आ गया जिसमें कहा गया 7C को भी शामिल कर लिया जाए कम्युनिकेशन में तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। तो ये 7C कौन कौन से हैं बच्चों? तो सबसे पहला आपका आ जाता है क्रेडिबिलिटी। जो आपका स्टेटमेंट है जिसे आप बोलने जा रहे हैं वो कैसा होना चाहिए? क्रेडिबल होना चाहिए। मतलब जो स्रोत है, सूचना का जो स्रोत है जो आप देने जा रहे हैं वो कैसा हो? विश्वसनीय हो। क्योंकि अगर सूचना ही विश्वसनीय नहीं होगी तो लोग इस बात को सुनेंगे ही नहीं। आई बात समझ में? तो लोग उसी की बात को सुनते हैं जो कि ऑथेंटिक बोलता है, विश्वसनीय होता है, और इसकी सूचना कैसी होती है? पुख्ता होती है। दूसरा देखिए
कॉन्टेक्स्ट होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट का मतलब ये कि वो परिस्थिति के अनुसार होना चाहिए, समय विस्तार और परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति को अपनी बात करनी चाहिए। परिस्थिति अगर विपरीत है और आप बात दूसरी कर रहे हैं तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि आप क्रिमेशन में गए हुए हैं, किसी के डेड बॉडी के क्रिमेशन में गए हुए हैं, तो वहाँ आप दुखी होकर बातों को रखेंगे। समय के अनुसार बातचीत होनी चाहिए, तभी वो प्रभावपूर्ण होगा। अगर वहाँ लोगों को हंस के आप अपनी बात का इंप्रेशन जाहिर करेंगे तो वो क्या पड़ जाएगा, निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा और वो प्रभावपूर्ण कम्युनिकेशन नहीं होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं बच्चों? यस सर। संदर्भ का मतलब क्लियर कर लिए। संदर्भ का मतलब है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें बात करनी चाहिए। सिचुएशन जैसी हो उस हिसाब से वहाँ पर बात होनी चाहिए। अगर कोई प्रसन्न है तो हमें प्रसन्नता पूर्वक उससे बात करनी चाहिए, लेकिन अगर कोई दुखी है तो उसी मूड में जाके हमें उससे बात करनी। फिर आ जाता है कंटेंट। कंटेंट का मतलब हो गया मटेरियल। कंटेंट संतुष्टता। जो जानकारी दी जाए वो ऐसी होनी चाहिए कि जो दोनों पक्ष हों वो संतुष्ट हों। ऐसा नहीं है जैसे हम लेक्चर ले रहे हैं तो केवल हम ही संतुष्ट हो, इससे आपको भी कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो। अगर आपको भी ज्ञान प्राप्त होगा तो हम ये कहेंगे आप भी इस बात से संतुष्ट हैं। फिर आ जाता है क्लैरिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आपकी क्लैरिटी नहीं है, अगर आपका उच्चारण ही गड़बड़ है, उच्चारण का मतलब अगर आप शब्दों को सही ढंग से बोल ही नहीं पा रहे हैं तो फिर हम उसे क्या कहेंगे कि भाई जब शब्द ही नहीं सही समझ में आ रहे हैं तो क्या कम्युनिकेशन प्रभावपूर्ण हो पाएगा? बताएं बच्चों। किसी की कोई लेक्चर दे रहा है और अगर हमें उसके शब्दों का उच्चारण ही ऐसा है कि हम समझ ही नहीं पा रहे हैं तो क्या ये संभव हो पाएगा कि उसका वो प्रभावकारी मतलब कम्युनिकेशन हो पाएगा? बताएं। नो सर। नहीं होगा। तो नहीं सर। कहने का मतलब है क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब भी कभी आप किसी को अपनी बात को रखें, शब्द सही हो और आपका उच्चारण प्रभावपूर्ण हो। चैनल का मतलब होता है कि किस तरह से आप अपनी बात को रख रहे हैं, कौन सा तरीका आप चुन रहे हैं। कभी कभी आप वर्बली बोलते हैं, कभी कभी आप लेटर या कोई पत्र लिखकर बोलते हैं, कभी कभी आप प्रोजेक्टर के माध्यम से बोलते हैं। तो चैनल भी एक अत्यंत महत्वपूर्ण मीडियम बन जाता है। जैसे अगर आप लगभग 50-60 लोगों को एड्रेस कर रहे हैं और आप केवल वर्बली बोल रहे हैं तो ये ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ अगर आपने प्रोजेक्टर भी इस्तेमाल किया है तो आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो प्रभावपूर्ण हो जाएगा। प्रभावपूर्ण का मतलब ये है कि आपको फीडबैक प्राप्त होगा। फीडबैक पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। फिर आता है आपका दूसरा अनुकूलता, कंसिस्टेंसी का मतलब होगा कि जो सूचना जो दी जाए वो एक दूसरे से जुड़ी होनी चाहिए। ये नहीं कि सूचना स्किप करते जा रहे हैं, आप छोड़ते जा रहे हैं। अगर सूचनाओं को आप स्किप करते जाएंगे, एक स्टोरी लाइन में अगर सूचनाओं को आप नहीं रखेंगे तो वो प्रभावपूर्ण नहीं होगा। फिर आता है श्रोता की क्षमता। सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपेबिलिटी ऑफ ऑडियंस। हमें इस बात का भी ध्यान देना होता है कि हमारे जो श्रोता हैं वो किस प्रकार के हैं। अगर हमारे श्रोता 10th क्लास पास आउट हैं तो हमें उसी वे में जाकर उनसे बात करनी पड़ेगी। अगर हमारे श्रोता एक्सपर्ट हैं, मतलब प्रोमिनेंट रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रोफेसर्स हैं, तो हमें उसी हिसाब से उनके सामने अपनी बात को रखना होगा। तो ये 7 C's यहाँ पर बताए गए। इन 7 C's की मदद से आप अपने कम्युनिकेशन को प्रभावकारी बना सकते हैं। फिर आता है आपका ओवरकमिंग। ये जो प्रभावशाली बनाने की तो बात ये हो गई, लेकिन अब बात ये है कि अगर ये जो बाधाएं हो रही हैं, जो बाधाएं आ रही, देखिए कम्युनिकेशन की बाधाओं को दूर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम बाधाओं को दूर नहीं कर पाएंगे तो क्या एक मैनेजर अपने वर्कर को अच्छी तरह से समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। क्या लिखित रूप में जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसने जो सूचना लोअर लेवल मैनेजमेंट को दी, क्या वो सही ढंग से प्रेषित हो पाएगी? नहीं हो पाएगी। अगर सही ढंग से व्यक्ति समझ ही नहीं पाएगा तो क्या उसको वो सही ढंग से इम्प्लीमेंट कर पाएगा? क्या उसको डे टू डे की लाइफ में लगा पाएगा? नहीं लगा पाएगा। तो कहने का तात्पर्य सिंपल सा है कि हम कैसे उन बैरियर्स को दूर करें। तो सबसे पहला आता है कि आपका जो भाषा हो वो कैसी हो, सिंपल हो और क्लियर हो, आसानी से समझ में आए, जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं। और इफ़ेक्टिव लिसनिंग होनी चाहिए। जब आप किसी बात को सुन रहे हो तो आप सावधानी से धैर्य के साथ सुनना चाहिए, क्योंकि अगर आप धैर्य के साथ सुनेंगे, सुनना भी क्या है, एक कला है बच्चों।
अगर आप एक ही साथ में मोबाइल भी चला रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं और सर का लेक्चर भी सुन रहे हैं तो वो इफेक्टिव लिसनिंग में नहीं आता है। सुनना भी एक तरह का कला है। अगर आप सुनने की क्षमता को अपनी बढ़ा लेते हैं तो यकीनन है आपकी समझने की क्षमता अपने आप बढ़ जाएगी। और ऐसा कहा भी जाता है, लिसनिंग इज़ द फर्स्ट स्टेप ऑफ लर्निंग। सीखने का सबसे पहला जो चरण होता है वो क्या होता है? सुनना। और एक चीज़ और भी कही गई है, एक बड़े अच्छे एक्सपर्ट ने कही है, और मैं चाहूँगा कि आप इस बात पे ध्यान दें कि ईश्वर ने, प्रकृति ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है कि 2 कान इसलिए दिए कि हम सुने ज़्यादा, हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सुने, और 1 मुंह दिया है इसलिए कि हम कम से कम बोलें। तो जब प्रकृति ने हमें इस प्रकार से अनुरूप करके बना के भेजा है, एक संदेश के साथ भेजा है, तो यकीनन है हमें सबसे ज़्यादा क्या करना चाहिए ज्ञान अर्जन के लिए? बताएं बच्चों। सुनना चाहिए। सबसे ज़्यादा सुनना चाहिए। क्यों? क्योंकि ईश्वर ने हमें 2 कान इसीलिए दिए हैं कि हम अधिक से अधिक सुन सकें। फिर आता है आपका पारस्परिक म्यूचुअल कोऑपरेशन होना चाहिए, क्योंकि अगर सहयोग की भावना होगी तभी हम आपस में सुन पाएंगे, तभी एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे, तभी एक दूसरे से संपर्क स्थापित कर पाएंगे। तो अगर आपस में देखिए मैत्रीपूर्ण संबंध नहीं होगा तो हम बातें ही नहीं सुनेंगे। जैसे कोई ऐसा फ्रेंड है आपका जिससे आप बातचीत नहीं करते और वो आपसे बोलना चाहता है, आप ध्यान ही नहीं देंगे। तो मैत्रीपूर्ण संबंध होना अत्यंत आवश्यक है। किस चीज़ के लिए? सुनने के लिए। प्रभावकारी और एप्रोप्रिएट टेक्निक को भी आप यूज़ करें। टेक्निक मतलब देखिए आज का समय बदल गया है। आज केवल आप वर्बली बोल के काम नहीं चला, आप टेक्निकल चीज़ों जैसे कंप्यूटर हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप वीडियो कॉल हो गया, ये सब नई प्रोजेक्टर हो गया, ये सब नई टेक्नोलॉजी को यूज़ करते हुए आपको कम्युनिकेशन को बढ़ाना चाहिए और उसको प्रभावकारी करना चाहिए। जितने भी कम्युनिकेशन में आप नई चीज़ों को जोड़ते जाएंगे, आपका जो कम्युनिकेशन होगा वो अत्यंत प्रभावकारी होता जाएगा। ठीक है। फिर आता है आपका संदेश कॉन्टिन्यूटी, लगातार कम्युनिकेशन लगातार होना चाहिए। अगर कम्युनिकेशन में बीच में कोई गैप हो गया, कुछ 1 सेकंड का भी आपने पॉज ले लिया, 2 सेकंड का भी पॉज ले लिया, तो कंसिस्टेंसी क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है। तो कम्युनिकेशन कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूअस होना चाहिए, लगातार होते रहना चाहिए। विचारों का आदान प्रदान लगातार होना चाहिए। जैसे हम आपको लेक्चर ले रहे हैं, आज ले रहे हैं, मान लीजिए कल ना लें, परसों ना लें, तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा। जब कम्युनिकेशन ब्रेक हो जाएगा तो आप प्रभावकारी तरीके से चीज़ों को सुन ही नहीं पाएंगे। तो अगर कम्युनिकेशन कंसिस्टेंसी है, मतलब आप लगातार संवाद करते रहते हैं, तो आप प्रभावकारी तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे, सुन पाएंगे, बता पाएंगे, सूचनाओं का आदान प्रदान कर पाएंगे। फिर आता है गति प्रदायक उपयोग, यूज़ ऑफ एक्सपीडिटर। मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब संदेश चलता है आगे, जब संदेश आगे की ओर मूव करता है तो उसमें कई तरह के कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स आ जाते हैं। जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं और अचानक इंटरनेट कनेक्टिविटी ब्रेक हो जाए तो क्या हो जाएगा? कम्युनिकेशन आपका ब्रेक हो गया। अगर अचानक डेटा चला जाए या लाइट चली जाए तो ये सारी चीज़ें जो होंगी वो आपके कम्युनिकेशन को क्या कर देंगी? दूषित कर देंगी, बेकार कर देंगी। जैसे इसको ऐसे समझिए कि मैं आपको फ़ोन पर कोई जानकारी दे रहा हूँ और आपको बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी दे रहा हूँ कि देखिए एग्ज़ाम जो होगा वो इस तारीख को होगा। ऐसे ही डेमो के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम फला डेट को होगा, और उसी समय आपका छोटा भाई आ जाता है और वो आपको डिस्टर्ब करने लगता है। तो क्या कम्युनिकेशन प्रॉपरली हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी ये है कि यूज़ ऑफ, फिर वही चीज़ आती है, यूज़ ऑफ सेंसिंग यूनिट। मतलब कि हमें कोई भी बात को छिपाना नहीं चाहिए, हमें सारी बात को अच्छी तरह से रखना चाहिए। और अंत में एक महत्वपूर्ण पॉइंट आ जाता है, वो है एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। और ज़्यादा बोले नहीं, काम को करके दिखाएं, क्योंकि जब आप काम को करके दिखाएंगे तो अपने आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो संप्रेषण में ये देखा गया है कि कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, इसलिए प्रबंधक वर्ग को संदेश वाहन करते समय कार्यों और व्यवहारों की तुलना अपने संदेश और कथनों से करते रहना चाहिए। मतलब हम जो बोल रहे हैं वो हम करें। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं लेक्चर आपका ले रहा हूँ और ये लेक्चर का जो लेक्चर है उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है और मैं उसे अपलोड कर दूंगा। तो जो मैं कह रहा हूँ और मैं वो अगर कर रहा हूँ तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे, नहीं तो आप सुनेंगे ही नहीं। ऐसा होता है कि नहीं? बताइए। यस सर। कोई व्यक्ति है जो आप उसको समझा रहे हैं और वो आपकी बात को बिल्कुल सुनता है तो आप दोबारा उसे फिर समझाएंगे, कम्युनिकेशन आपका प्रभावकारी होगा। लेकिन अगर वो सुनता ही नहीं है तो आप 1-2 बार बताकर उसको बताना बंद कर दें।
तो हम ये कह सकते हैं कि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। शब्द जो होते हैं वो कार्यशैली से ज़्यादा, वो जो कार्य होते हैं वो शब्दों से ज़्यादा प्रभावपूर्ण होते हैं। अब आता है आपका मेन टॉपिक, एक लास्ट पॉइंट आ जाता है कि संप्रेषण के कुछ सिद्धांत या विशेषताएं। मतलब ये विशेषताएं या सिद्धांत का मतलब कि कम्युनिकेशन जब भी करें तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा। सबसे पहला, कम्युनिकेशन हमेशा उद्देश्य परक होना चाहिए। जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर रहा हूँ तो इसका एक उद्देश्य है कि मुझे कोर्स ख़त्म कराना है, आपको विधिवत जानकारी देना है इसके बारे में, कम्युनिकेशन के बारे में, इस बिजनेस मैनेजमेंट के पेपर के बारे में। तो ये कैसा हो जाएगा बच्चों? उद्देश्य परक, गोल ओरिएंटेड। तो जो कम्युनिकेशन हो वो कैसा होना चाहिए हमेशा? बताएं, गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। गोल ओरिएंटेड का मतलब कि उसमें मतलब उद्देश्य होना चाहिए, क्योंकि अगर उद्देश्य होगा तभी आप कम्युनिकेशन प्रॉपर कर पाएंगे और तभी आपका कम्युनिकेशन लोग समझेंगे, अन्यथा लोग नहीं समझेंगे। इस कम्युनिकेशन की बात को अच्छी तरह से नहीं जानेंगे, ना ही वो आपकी बात को ध्यान से समझेंगे। तो ये ज़रूरी ये है यहाँ पर कि कम्युनिकेशन जो हो वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, कोई ना कोई उसका उद्देश्य होना, चाहे वो जानकारी देना हो, चाहे जानकारी प्राप्त करना हो, इन्फॉर्मेशन देना हो, या इमोशंस को शेयर करना हो। फिर आता है आपका भाव। भाव का मतलब हो गया लैंग्वेज। हमेशा ध्यान दीजिए, टोन जो होता है ना, टोन जिसे बोलते हैं ना, टोन बहुत सही होना चाहिए। कभी कभी शब्द आपके अच्छे होते हैं, टोन आपका खराब होता है। तो लैंग्वेज पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज अगर प्रॉपर है तभी वांछित जो आप चाहते हैं, जो डिज़ायर्ड आपका इम्पैक्ट है वो उस पर पड़ेगा, अन्यथा आपका उद्देश्य परक होने के बावजूद आपका टोन खराब है तो वो फिर प्रभावकारी मतलब कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। फिर ये चीज़ हमने पहले ही बताई कि जो आपका प्रभावकारी संप्रेषण होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए? संक्षिप्त होना चाहिए। आप हमेशा ध्यान देते हैं, अगर कोई व्यक्ति 2 घंटे तक लगातार बोलता रहे तो फिर आप उसकी बात को ध्यान देना बंद कर देते हैं। इसलिए संक्षिप्त होना चाहिए, हमेशा छोटा होना चाहिए आपका लेक्चर या आपका संदेश। फिर आता है एडुकेट मीडियम। जैसा परिवेश हो वैसा का वैसा मतलब मीडियम होना चाहिए कम्युनिकेशन को आगे सर्कुलेट करने का। मिनिमाइज द नॉइज़, कोशिश करें कि वहाँ पर शोरगुल कम हो। शोरगुल कम का मतलब देखिए, जहाँ भी ऑडिटोरियम होता है तो ऑडिटोरियम देखिए पैसा रखा जाता है, साउंड प्रूफ रखा जाता है, इसलिए कि बाहर की आवाज़ पूरी किसी भी प्रकार से आप तक ना पहुँच पाए। इसी को हम क्या बोलते हैं? मिनिमाइज द नॉइज़। तो जितना, जैसे कभी कहा जाता है पिन ड्रॉप साइलेंस रखिए बच्चों, क्यों कहा जाता है? इसलिए कि आप जो हैं वो क्लासरूम में आप मेरी बात को तभी अच्छी तरह समझ पाएंगे जब पिन ड्रॉप साइलेंस मेंटेन होगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि अटेंटिव लिसनर कैसा होना चाहिए, वो भी तो महत्वपूर्ण है। अगर हम आपको बोल रहे हैं, ये हमारे अच्छे बोलने से, हमारा टोन अच्छा होने से, हमारा गोल ओरिएंटेड होने से कोई लाभ नहीं है जब तक कि आप ध्यान से नहीं सुनते हैं। अगर अटेंटिव लिसनर नहीं है तो सारा का सारा कम्युनिकेशन बेकार हो जाता है। फिर आता है कंट्रोल ओवर द बॉडी सिग्नल। दूसरा ये कि कम्युनिकेशन करते समय जो आप बोल रहे हैं वैसे ही आपकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए। आप कल्पना करिए, आप दुख की बात को कर रहे हैं और आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा शो कर रही है कि आप प्रसन्न हैं, तो क्या दोनों में मैच हो पाएगा? क्या वो प्रभावकारी हो पाएगा? नहीं। तो ये इसको ऐसे समझिए कि आप मतलब खुश हैं, आप खुश हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसा, चेहरा आपका ये बता रहा है कि आप बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो आप बोल तो ऐसा न्यूज़ दे रहे हैं जो कि प्रसन्न करने वाली न्यूज़ है, लेकिन आपका चेहरा, आपके हाथ मूवमेंट, आपकी बॉडी लैंग्वेज ऐसे बता रही है कि आप इंटरनली बहुत ज़्यादा दुखी हैं। तो कहने का मतलब ये कि जो शब्द आप बोलें आपकी बॉडी लैंग्वेज भी उसी हिसाब से रिएक्ट करनी चाहिए, क्योंकि अगर शब्द और बॉडी लैंग्वेज दोनों विरोधाभास होगा तो फिर कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। फिर आता है आपका कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब प्रभावी संप्रेषण के लिए आवश्यक है कि संदेश सदैव प्राप्तकर्ता की आवश्यकता के अनुरूप हो। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, जैसे आप सभी बच्चे कहते हैं सर अंग्रेजी में आप बताते हैं, हिंदी में नहीं बताते हैं। वो आप बार बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि आप हिंदी को अच्छी तरह समझ पा रहे हैं, लेकिन मैं एक टीचर हूँ, टीचर होने के नाते मेरा उद्देश्य ये है कि आपको थोड़ी बहुत अंग्रेज़ी भी आनी चाहिए। इसी उद्देश्य की वजह से हम अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में चीज़ों को रखने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि अगर आप चीज़ों को प्रॉपरली कम्युनिकेट कर पाएंगे,
मतलब अपने कस्टमर, अपने जो आपके श्रोतागण हैं उनके अकॉर्डिंग अपनी बात को रखेंगे, उनकी परिस्थितियों भावनाओं को ध्यान में रखते हुए अपनी बात को रखेंगे, तो वो प्रभावी कम्युनिकेशन हो जाएगा। फिर आता है टू वे प्रोसेस। ये तो हम सभी जानते हैं कि कम्युनिकेशन कैसा है, टू वे प्रोसेस में कम से कम दो लोगों की होने की ज़रूरत पड़ती है, विचारों का आदान प्रदान होता है, क्योंकि और तभी तो एक दूसरे से वो व्यक्ति सहमत हो सकते हैं या वो एक दूसरे से सहमत ना हो, या तो वो अपनी सहमति व्यक्त करेंगे या तो वो अपनी सहमति नहीं व्यक्त करेंगे। तो कैसा होना चाहिए कम्युनिकेशन? हमेशा टू वे प्रोसेस होता है कम्युनिकेशन। एक चीज़ याद रखिए, कम्युनिकेशन ऐसा नहीं है कि केवल एक ही दिन होता है, नहीं, कम्युनिकेशन संस्था में लगातार होता रहता है। कम्युनिकेशन लगातार कम्युनिकेट आप करते रहते हैं, और कम्युनिकेशन हर दिन प्रभावपूर्ण होना चाहिए, क्योंकि वर्कर को ट्रेनिंग देना है, वर्कर को बताना है कि आज का क्या उद्देश्य है, वो क्या है, कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन प्रभावपूर्ण कैसे होगा, इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करी। जो पुअर कम्युनिकेशन होता है वो कैसे, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, कैसे एक कम्युनिकेशन को प्रभावकारी बनाया जा सकता है, 7C क्या हैं, 4S क्या हैं, और 5 हेल्पर पॉइंट, 6 हेल्पर पॉइंट कौन से हैं, ग्रेट हेल्पर पॉइंट कौन से हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, इनके बारे में भी हमने आज आपसे चर्चा करी। तो ये जो आपका कम्युनिकेशन वाला पार्ट है बच्चों, ये आज आपका कंप्लीट होता है। समझ में आया कि नहीं बच्चों, बताएं? यस सर। इसमें हमने आज जो डिस्कस किया है वो कम्युनिकेशन के बारे में बताया। कम्युनिकेशन का बड़ा अच्छा सा पोर्शन आता है कि कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन की प्रोसेस क्या है, उसकी विशेषताएं बताओ, एक प्रभावकारी कम्युनिकेशन की क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैसे हम चीज़ों को ध्यान दें। तो अभी कोई जाएगा नहीं, पहले हम अटेंडेंस लेंगे, उसके बाद ही आप लोग क्विट करेंगे, ठीक है? जी सर। कल हम लोग एक नए टॉपिक पर चर्चा करेंगे। आपको ये तरीका पढ़ाने का समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। चलिए, कुछ Yes, बच्चों sir. को, हालांकि कुछ बच्चों को दिक्कत होगी, लेकिन अब उस दिक्कत को हम नहीं दूर कर पाएंगे, लेकिन हमारी अपनी तरफ से ज़रूर ये कोशिश है कि अधिक से अधिक हम आप लोगों को अपनी टेक्निकल नॉलेज से अधिक हम समझा सकें। देखिए, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप लोगों की अटेंडेंस हो गई है, इसको हम स्टोर भी कर लेते हैं, और जिनकी सर एक अटेंडेंस बार अटेंडेंस। वो लग गई है, उसका वो नहीं है, लेकिन जिसके नहीं है वो अपने आप हमें मैसेज कर देगा, ठीक है? जिसको भी डाउट लगे, या अभी चलिए हम बोल देते हैं, अमित यस कुमार, सर। अमरावी त्रिवेदी, अगर नाम इधर उधर हो तो उसको माइंड मत करिएगा, अंकित, बालेंद्र प्रताप, गौरव, कीर्ति राठौर, कृतिका अग्रवाल, ये विक्की तिवारी, मनीष, मंजेश, नीलम, ठीक है। नेहा, पिंटू, पूनम। बेटा बात नहीं करिए, ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, जो बात कर रहे हो वो भी रिकॉर्ड।